हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद जीएस। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व लेके आया हूं जो अपने में ही एक मस्त मौला इंसान है और वो जब भी कोई कार्य किया है सिर्फ और सिर्फ सफलता मिली है, किंचित कहीं छोड़ के। और ये आप समझ जाएंगे जैसे ही मैं उनका परिचय दूंगा वो व्यक्तित्व कौन है। पहली बात तो आप सभी जानते हैं, 5 बार के सांसद, 1 बार के एमएलसी और 1 बार के विधायक, कुल मिलाकर के चुनाव में वो 6 बार जीते हुए हैं। 1 बार चुने गए हैं, 7 बार हो गए और 2 बार के मुख्यमंत्री। ऐसा व्यक्तित्व किसके पास है आप इतने में समझ चुके होंगे। अब मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे ओजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ की बात है। इनके थोड़े से प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं मित्रों, ये योगी आदित्यनाथ आज योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन वास्तविक इनका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं है, क्योंकि यह जब सन्यासी बने तब से ये योगी आदित्यनाथ का टैग ले लिए। उसके पहले इनका नाम कुछ और था, वह था अजय सिंह बिष्ट। क्योंकि ये जब पहले तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था और इसको जब बांटा गया उसके पहले इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म माना जाए तो उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। वो गढ़वाल जिले में पैदा हुए थे और इनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट जो थे एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ एक गृहिणी थी। ये अपने भाई बहनों 7 भाई बहनों में 3 बहनें थी और 4 भाई थे। उनमें ये 5वीं अपने माता पिता के संतान थे और ये पढ़ने में शुरुआत से ही बड़े मेधावी थे। और इनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता सतत इनके लिए प्रयास करते रहे। और ये क्या करते हैं कि टिहरी से अपना 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, फिर ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ से अपनी 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। फिर क्या होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने पीसीएम में गणित में स्नातक की उपाधि धारण करते हैं और फिर इनका मन आगे की तरफ बढ़ता है और ये गोरखपुर आ जाते हैं स्नातकोत्तर करने के लिए। लेकिन मित्रों, आप सभी को पता ही होगा, अगर कभी इनके बारे में पढ़े होंगे, कि होता क्या है, कोटद्वार में जब ये रह रहे थे उसी समय इनके कमरे में चोरी हो जाती है और चोरी के दौरान इनके सारे सामान तो चोरी होते ही होते हैं, लेकिन साथ में इनके सनद प्रमाण पत्र भी चोरी हो जाते हैं, जिनके कारण इनका दाखला कहीं गोरखपुर में नहीं हो पाया और पुनः इनको वापस वहीं जाना पड़ा। और ये पुनः वापस जाते हैं और फिर वहीं गढ़वाल में ही अपना एडमिशन लेते हैं। लेकिन उसी समय 1993 की बात होती है मित्रों, ये वापस जाकर के वहाँ पे करते हैं 92 में। और उसी समय राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत तेजी से चल रहा था, तो इनका मन भ्रमित हुआ और इधर उधर करने लगा। ये पूर्ण रूप में वहाँ पे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूर्ण न कर सके और उसी दौरान क्या होता है, एमएससी में इन्हें गोरखपुर के जो पीठाधीश्वर थे अवैधनाथ जी, उनके विषय में इन्हें शोध करने के लिए गोरखपुर आना हुआ। और वहीं आकर के गोरखपुर के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी के शरण में जाते हैं और वहीं इनको ऐसा कुछ होता है कि उनके मोह में ये पड़ जाते हैं और वहाँ छोड़ करके ये वापस जाते ही नहीं हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। और 1993 में ये क्या करते हैं, 94 में पूर्ण रूप में उनसे दीक्षा लेकर के और वहीं पे सन्यासी बन जाते हैं मित्रों। उसी जब 94 में ये सन्यासी बनते हैं तो ये अजय सिंह बिष्ट वाला नाम छोड़ करके योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। और फिर ये इनका सिलसिला चलता रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, चूंकि इनके अवैधनाथ जो गुरु थे वो वहाँ से 91 और 96 का चुनाव जीत चुके थे लोकसभा, वो सांसद भी थे, उनका एक राजनीतिक कैरियर भी था। और फिर मित्रों होता क्या है कि इनका आगे चल करके जब 2014 में 12 सितंबर 2014 में इनके गुरु
ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि वहाँ के पीठाधीश्वर बनाए जाते हैं सभी के द्वारा, और ये वहाँ के पीठाधीश्वर बन जाते हैं। लेकिन इनका अगर राजनीतिक करियर देखें तो इसके पहले से ही राजनीतिक करियर इनका चल गया था। पीठ तो इनको 2014 में मिली, लेकिन गुरु का आशीर्वाद और गुरु की सीट जो थी वो इनको 1996 में ही मिल गई थी। 1996 में इनके गुरुजी नहीं बल्कि ये खुद गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और ये थोड़े ही अंतर से लोकसभा पहुंच जाते हैं। और मित्रों, ये उस समय के सबसे युवा सांसद थे। 1998 में जब चुनाव हुआ था तो 1998 में ये सबसे युवा सांसद चुन करके वहां गए थे और 26 वर्ष की उम्र में ये सांसद बने। पुनः 1999 में जब चुनाव हुआ तो ये पुनः लोकसभा से चुने जाते हैं, लेकिन उनके वोटों का जो जीत का अंतर था वो थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर मित्रों 2002 में चुनाव, जब 2002 में ये एक संघ का गठन करते हैं। हिंदू वाहिनी संघ थी, हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संघ ये गठित करते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं कि सम्मिलित करते हैं। और फिर 2004 में जब चुनाव होता है तो बढ़ चढ़ के ये भाग लेते हैं और लोकसभा से चुनाव जीतते हैं। पुनः ये लोकसभा तीसरी बार पहुंच जाते हैं। फिर चौथी बार जब लोकसभा का चुनाव 2009 में होता है मित्रों, तो और बड़े अंतर के साथ ये लोकसभा पहुंचते हैं। और 2014 के चुनाव में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि 5वीं बार सांसद बनते हैं और 5वीं बार लगातार इनके वोटों का अंतर बढ़ता गया और 5वीं बार ये 2 लाख से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। और मित्रों, उसी समय 2014 में ही इनके गुरु का देहांत होता है, निधन होता है, ब्रह्मलीन हो जाते हैं गुरुजी और ये पीठाधीश्वर बन जाते हैं। लेकिन इनकी यहाँ पर एक हार होती है मित्रों। हार ऐसी थी कि उस समय गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश में 12 जो विधानसभाएं सीटें थी उन पे उपचुनाव होने थे और योगी जी बढ़ चढ़ के वहां भाग लिए, सभी जगह अपना प्रचार प्रसार किए, लेकिन इनको निराशा मिली। वो जो आशा मिलनी चाहिए थी, जितना इन लोगों का टारगेट था वो पा नहीं सके थे। ये इनके जीवन की एक निराशा थी, लेकिन इस निराशा को आशा में तब्दील करते हुए ये 2017 में इनको चुनाव में प्रमुख चेहरा बना करके चुनाव प्रचार करवाया गया। यहाँ तक कि जो सरकार थी वो भाजपा सरकार इनके लिए बृहद व्यवस्था की, इनके लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर दे दी। ये चुनाव प्रचार करते रहे और उस चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से इतना ऊंचा ये उड़ान भरते हैं कि जो आंकड़ा कभी कोई छुआ नहीं था उस आंकड़े को 300 प्लस वाले आंकड़े को छू लेते हैं और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं। उस समय बड़ा ऊहापोह चल रहा था किसको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चुना जाए, चूंकि उस समय तत्कालीन जो भाजपा अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश से वो केशव प्रसाद मौर्य थे, उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था। एक सिन्हा जी थे, उनका नाम चर्चा में था, श्रीवास्तव जी, कई लोग चर्चाओं में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सीएम चेहरे के लिए कहीं दावा ही नहीं था, कहीं नाम ही नहीं था। एकाएक इनका नाम आता है सामने और ये 19 मार्च 2017 को लोग ये अपने विधानसभा के भाजपा नेता सदन चुने जाते हैं, नेता दल के भाजपा के नेता चुने जाते हैं और उसी दिन इनको क्या किया जाता है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है। और मित्रों, इस प्रकार से इनकी ये भारी भरकम जीत इनके लिए एक ये फायरिंग स्टार तो थे ही थे, लेकिन उसमें फायर ब्रांड के साथ साथ इनमें और जीत जुड़ गई। ये अपने उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं रहे बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अब चुनाव प्रचार के लिए जाने लगे हैं, क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो बहुत ऊपर बढ़ गया है। यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगले जो पीएम होंगे योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इस प्रकार के लोगों की एक सोच है। और फिर मित्रों, होता क्या है, 2022 में पुनः चुनाव होता है विधानसभा का और उसमें ये और अखिलेश यादव के बीच ऐसा चलता है कि दोनों लोग सांसदी छोड़ करके विधानसभा चुनाव लड़ें और ये अपनी अपनी आजमाइश करें कौन कितने पानी में। और दोनों लोग लड़ते हैं, वो भी जीतते हैं और ये भी जीतते हैं। वो करहल सीट से लड़ते हैं चुनाव और ये गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और गोरखपुर से इन्होंने सीट से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं और पुनः ये क्या होते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री की 2022 में पुनः दूसरी बार ये शपथ लेते हैं। इस प्रकार से इनका राजनीतिक करियर रहा मित्रों। अब इनकी हम चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं अपने पास।
पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी एक बात है कि जो हैं वो हमेशा अपने आप को बनाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये लग्जरियस जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। ये जिस प्रकार से सन्यासी हैं, सन्यासी का ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इनको आप कभी भी अन्य कपड़ों में नहीं देखे होंगे, बहुत भारी भरकम कपड़ों में नहीं देखे होंगे, सिर्फ 2 ही कपड़ों में इनको देखे होंगे। तीसरी बात, इनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है। जो इनकी आमदनी है, जो वेतन है, वो उतने से ज़्यादा इनके पास संपत्ति नहीं जो कि इन्होंने अपने ये जो शपथ पत्र भरते हैं चुनाव के समय उसमें लिखे हुए थे। लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। एक कान में कुंडल पहनते हैं वो है, और एक रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो उस सोने से मड़ी हुई है। वो इतना ही इनके पास प्रॉपर इनकी पर्सनल संपत्ति हो है मित्रों। उसके बाद ये जहां भी देखते हैं इनकी कुछ बातें मुझे बहुत भाती हैं। जैसे ये जनता दरबार लगाते हैं। मैंने जनता दरबार में इनको देखा है कि इनके जो लोग इनसे मिलने आते हैं वो बैठ जाते हैं कुर्सियों पे, चेयर पे, और ये खुद लोगों के पास जा करके उनकी तहरीर को देखते हैं, उनकी फरियाद को सुनते हैं। तो मित्रों ये चीज़ मुझे लगता है कि एक राजनेता में ये गुण होने चाहिए कि जो मेरे पास इतना दूर से चल के आया अब उसको बैठने की ज़रूरत है, और ये मुझे चुन करके उस सदन तक पहुँचाया, इसलिए मेरा कर्तव्य होता है अब इसको मैं बैठाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दौड़ चुका है। तो ये अच्छा इनकी मुझे भाती है। दूसरी बात अगर मित्रों हम बात करें तो इनकी एक बात और है कि जैसे इनमें एक चीज देखिए कि ये स्टंट इनका साफ रहता है, कोई चीज लापाचीपी नहीं बतियाते हैं। किसी भी एंकर हो, किसी भी चीज में हो, ये बहुत स्पष्ट बयान देते हैं। जैसे इनसे एक बार पूछा गया कि अगर आपको किसी मस्जिद के उद्घाटन में बुलाया जाए तो आप जाएंगे, तो इन्होंने स्पष्ट कहा था क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एक महंत के साथ साथ इस सूबे का मुख्यमंत्री भी हूं, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पे मैं मंदिर का भी उद्घाटन करने जाऊंगा, मस्जिद का भी उद्घाटन करने जाऊंगा, चर्च गुरुद्वारा कहीं भी बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा, क्योंकि एक सीएम का यही गुण भी होना चाहिए। लेकिन वहां पे कुछ और सवाल आते हैं कि आप वहां जाके करेंगे क्या, तो यही कहते हैं कि भाई मैं कहीं भी रहूंगा, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, मैं अपने हिंदू धर्म को ही मानूंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा पूजा पाठ ही करूंगा। तो ये देखिए इससे क्या होता है कि इनके चेहरे जो हैं 2 चेहरे नहीं हैं कि यहाँ पे बैठे तो कुछ अलग बताएं, वहां बैठे तो कुछ अलग बताएं। ये जो बोलना होता है साफ और क्लीन बोलते हैं, उसमें लापाचीपी नहीं होती। दूसरी बात अगर बात करें जैसे इनके जनता अदालत हो गई, इनका जनता दरबार लगा लेते हैं। उसके बाद ये अगर कभी जैसे जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं को थोड़ा फलीभूत करने के लिए अग्रेसिव रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के लिए ये इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं कि कोई भी भूमाफिया होगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, ये ऐसा इनका बयान था। और देख रहे हैं मिट्टी में मिला भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर द्वार तोड़े जा रहे हैं, जमींदोज किए जा रहे हैं, भूमाफिया कम हो रहे हैं। उसके बाद अगर देखी जाए, जैसे बात करी जाए, ये जो भी लोग हैं, अन्य लोग हैं जो कि शासन सत्ता पे अपना कब्जा आजमाना चाहते थे, जैसे कि आपने इनके सरकार में, अन्य सरकारों में होता है कि जो सांसद विधायक होते हैं बहुत उतावले हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन इनके में ये है कि सांसद विधायक के लिए सीमित क्षमता है, ये अधिकारियों पे हावी नहीं हो पा रहे हैं, अधिकारी अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हाँ ये है कि अधिकारी मनमाना हो चुके हैं, इस सरकार में अधिकारी मनमाना हो चुके हैं, लेकिन सांसद विधायक मनमाना नहीं दिखते हैं। उसके बाद अगर मित्रों बात करें तो जैसे इन्होंने बहुत सारे जगहों पे शौचालय की, इज्जत घर की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें सरकार से मेरी अपील है कि जो चीजें ये निष्पादित कर रहे हैं उसका सर्वेक्षण भी करवाएं कि क्या वास्तव में जिसके नाम जा रही है, जहां जा रही है, वो बन भी पा रही है कि नहीं बन पा रही। करोड़ों की, अरबों की यहां से धन आवंटित किए जाते हैं, लेकिन गांवों में क्या वो सही जगहों पे बन पा रहे हैं। ये धन देने की बड़ी बात नहीं है, धन को सही जगह लगना भी चाहिए। धन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये मैं खुद सवाल करता हूं कि क्या ये सही है कि अगर जा रहा है धन तो ये आधे अधूरा बन रहा है, आधा नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों। दूसरी बात अगर बात करें, जैसे धान खरीद के लिए या गेहूं खरीद के लिए नामांकन करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, पहले से सुधार तो किया गया है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो पाया है। जैसे धानों में एमपी का तौर अगर देखा जाए तो एमपी में धान का नामांकन आप करवाइए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको एक
रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको मिल जाता है कि आप क्या है नामांकन आप करवा चुके, रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आपको जिस केंद्र पे धान आपकी तौल होगी उस केंद्र से आपको मैसेज आ जाता है, इस केंद्र पर इस तारीख से इस तारीख के बीच आप धान लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ अभी भी बहुत मनमानी चल रही है। किसान रजिस्ट्रेशन तो करा ले रहा है लेकिन अपनी धान को बेच नहीं पा रहा है सोसाइटी पर, किसी जगहों पे उसको औने पौने दाम पे बीच में ही बेचना पड़ रहा है। ये क्या है, सरकार की नाकामी यहाँ दिखाती है कि सरकार उस रूप से तटस्थ नहीं है। जैसे चूंकि किसान क्या है, जब अन्न को पैदा कर लिया है तो उसकी बेचनी मजबूरी, उसके पास कोई आश्रय नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, उस धान को उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, लड़की की शादी करना, लड़के को पढ़ाना लिखाना, घर द्वार बनाना, तमाम चीज होते हैं। इसलिए वो धान को रख नहीं सकता, उसके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं धान को कहीं रख ले, तो इसलिए बेचना ही पड़ता है। तो वो क्या करता है, औने पौने दाम में बेच देता है। वहां पे देखिए जाए तो हर जगह इनके धान के क्या है तवज्जो नहीं, बल्कि वो बर्बाद होते हैं। तो यहाँ पर मैं सरकार से अपील करूंगा और यहाँ मेरी शिकायत है कि सरकार इस पर कुछ कठोर कदम उठाए, जिससे कि किसान को परेशानी न हो, किसान आराम से अपने अन्न को उचित दामों पे बेच सके। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद मित्रों अगर हम बात करते हैं तो इनके जो और चीजें होती हैं, इनके कार्य प्रणाली बहुत अच्छी चल रही है। जैसे और बिजली की व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर चल रही है, सड़कों में सुधार आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ सुधार आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में जो कमियां दिख रहे हैं वो भी करने चाहिए। जैसे इनका विवाद, आप लोग अगर इनको विवाद के घेरे में देखें तो अक्सर ये विवादित बयान के बीच आते रहते हैं, लोग उस पर तूल उठा देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इनके साथ भी एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ था आजमगढ़ में, तो वो 2007 की बात है, तो ये 7 सितंबर को हुआ था 2005 में, ये बहुत पहले हुआ था इन पर। तो ये जानलेवा हमला जो हुआ था उस समय इनके बहुत सारे गाड़ियां काफिला जा रही थी, उन पर क्या होता है जानलेवा हमला होता है। फिर वो बाल बाल बच जाते हैं। फिर क्या होता है आगे चल करके एक बार क्या होता है, यहाँ गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान कर्फ्यू लगा दिया जाता है, चूंकि उसमें एक हिंदू युवक की मौत हो गई थी। तो ये हिंदू युवक के घर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के पुलिस कमिश्नर और डीएम जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ फिर भी ये बीच बाजार के बीच में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना चाहते थे, वहाँ भी ये नहीं, पुलिस नहीं जाने दी थी, ये जबरदस्ती पहुँच गए। फिर बाद में इनको हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में दबाव पड़ा तो कमिश्नर और डीएम को हटाया गया। इस प्रकार से फिर इन्हीं के गिरफ्तारी के बावजूद ये जो मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस है उसमें आग लगा दी जाती है। कई सारे जिलों में एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, जिसमें ये दोषारोपण किया जाता है इन्हीं द्वारा बनाई गई हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा ये सारा किया गया है। तो इस प्रकार से इन पर दोषारोपण भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन पर कोई भी आक्षेप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन एक बेहतर सीएम है, कार्य कुशलता बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी कमी है। जो ये चाहते हैं, जो यहाँ से निष्पादित कर रहे हैं, वो सही जनता तक पहुँच नहीं पा रहा है। देखिए, मैं एक चैनल के माध्यम से यही अपील कर सकता हूं कि किसानों के हित में, छात्रों के हित में जो भी हो सके आप उसको बेहतर करिए, उसको देखिए भी। सिर्फ लाठीचार्ज मत करवाइए, सिर्फ लाठीचार्ज बच्चों पे मत करवाइए, कुछ अच्छा भी कीजिए जिससे कि बच्चों का भविष्य भी बन सके। बच्चों को स्पष्ट हर चीज़ें कर दीजिए। जैसे सीटेट या टेट या पेट की एग्ज़ाम करा ले रहे हैं, उसमें कितनी वैकेंसियां होंगी, कैसे होंगी, वो चीज़ पहले पूर्व निर्धारित कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे पेट का 1 साल के लिए होता है और वैकेंसियाँ लिमिटेड आई, फिर बच्चे पुनः वही पेट के लिए भागते हैं, ये सही चीज़ें नहीं हैं। कुछ बच्चों के लिए रियायत होनी चाहिए। जैसे टेट के लिए टाइम हो गया कि अनलिमिटेड है, उसी प्रकार से पेट का भी कुछ टाइम कर दिया जाए कि ये 3 साल वैलिड होगा, 5 साल वैलिड होगा, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए राहत हो जाए। एक बार एग्जाम दे लें, वो भागा दौड़ी जो उनके जीवन में रहती है वो नहीं रह जाए, पेट दूर हो जाए, फिर जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो तैयारी करते रहें। इस प्रकार, चूंकि आपसे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सरकार में बने हुए हैं। सरकार में नहीं होते तो जिस प्रकार से अन्य नेताओं के बारे में बता के मैं हट जाता हूं, उसी प्रकार से बोल के चला जाता। लेकिन आप सरकार में हैं, इसलिए आपसे मेरी उम्मीद भी है और अपील भी है कि किसानों के हित में कुछ कार्य करिए। किसानों के लिए जैसे कि ये धान सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जिस समय दिसंबर के महीने में उनके पास धान उपज हो जाती है तो बनिया के पास वो भागते रहते हैं और वो जो बिजनेसमैन है, वो जो
लेने के लिए, चूंकि उनके पास भी होता है कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, तो वो कम दाम में लेने के लिए तैयार होते हैं। जो और धंधेबाज होते हैं वो भी लेना नहीं चाहते, तो किसान करे तो करे क्या। सोसाइटी पे जाता है तो नंबर ही नहीं मिलता है, नंबर भी मिला तो नंबर दे दिए, उसके बाद अंदर अंदर घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बांटा जा रहा है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। ऐसा नहीं है, मैं पिछले साल नंबर लिया, उसके बाद मेरा नंबर आना चाहिए, मेरे नंबर से बहुत ज़्यादा लोगों को धान तौल हो गई, मेरा नंबर ही नहीं आया। मैं अपने क्षेत्रीय विधायक से भी बोला, लेकिन उसका भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं थोड़ा सा कठोर होकर के बोला कि विधायक जी, मैं आपके पास बहुत कुछ सोच समझ के आया हूँ, आप इसका क्यों नहीं अधिकारियों से बात कीजिए, अगर लेना हो तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। मुझे साफ जवाब तो दे दें कि आपकी धान नहीं बिकेगी, मैं कहीं ले जा करके 1500-1400 में बेच लूंगा। तो फिर विधायक जी बात करते हैं, जो भी बात बनी हो भगवान जाने, वो बात करते हैं। फिर जाकर के मेरा केवल 50 कुंटल धान वहां तौल हुई थी, केवल 50 कुंटल धान मेरी तौल हुई। तो उसके बाद धान तौले नहीं हुई एक बार, और लोगों की वहां 2-2, 250, 500 कुंटल जितना वो रजिस्ट्रेशन कराए पूरा तौल होती, मेरी नहीं हुई। फिर मुझे वो ब्लैक में ही बेचना पड़ा। तो इस प्रकार से मेरी ही नहीं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, और जो वहाँ अपने हिसाब किताब बैठा लिए, उन लोगों का क्या होता है, सबका बिक रहा है, बढ़िया से वो बेच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार की सुविधा न हो, एमपी के तर्ज पे यहाँ भी ये व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ किसान के पास खुद फोन आए कि इस तारीख से इस तारीख के बीच आप धान ले आकर के इस केंद्र पर अपनी तौल करा सकते हैं। यदि के वो किसान नहीं पहुंच पाता है तो उसको जैसे वहां पे होता है दोबारा फिर मैसेज आता है कि आप अब इस तारीख से इस तारीख के बीच आ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसान परेशान न हो। जो उम्मीदें आपसे लगा बैठे हैं वो उनकी उम्मीदें टूटे न, इस प्रकार से आपको कार्य करना है। फिर मिलते हैं हम नए सेशन के साथ, नए किसी चेहरे के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।